एक अरबपति निवेशक हैं, रे डालियो। सोचिए, एक बार वो टीवी पर गए और उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो बहुत बहुत बुरी तरह से गलत साबित हुई। इतनी गलत कि उन्हें अपनी कंपनी ब्रिज वाटर से लगभग हर किसी को निकालना पड़ा। लेकिन यही हार उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। इसी हार ने उन्हें वो सिद्धांत लिखने पर मजबूर किया जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी सफलता दिलाई। डालियो का पूरा फलसफाना इसी एक छोटे से फॉर्मूले पर टिका है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये उनकी कामयाबी का आप कह सकते हैं गाइड है। देखिए, दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन प्रगति करना या ना करना, ये एक चॉइस है। और ये चॉइस हकीकत तब बनते हैं जब हम उस दर्द पर रुककर सोचते हैं, उससे सीखते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? डालियों का सफर बाजारों के लिए एक जबरदस्त दिलचस्पी और किस्मत के एक बड़े झटके के साथ शुरू हुआ, जिसने उन्हें इस दुनिया में पूरी तरह खींच लिया। और कमाल की बात पता है क्या है? जिस कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए थे, वो दिवालिया होने वाली थी। फिर हुआ ये कि एक दूसरी कंपनी ने उसे खरीद लिया और डालियों के पैसे 3 गुना हो गए। ये कोई समझदारी नहीं थी, ये तो बस किस्मत थी। इस पहली जीत ने ना उन्हें एक तरह का झूठा कॉन्फिडेंस दे दिया। उन्हें लगा कि भाई खेल तो समझ आ गया, लेकिन बाजार उन्हें बहुत बहुत कड़ा सबक सिखाने वाला था। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत बड़ी पब्लिक में हुई नाकामी जिसने डालियों को लगभग बर्बाद ही कर दिया था। साल था 1982। वो एक पॉपुलर टीवी शो वॉल स्ट्रीट वीक में गए और पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान कर दिया कि एक बड़ी मंदी आने वाली है। ये कोई छोटी मोटी राय नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। हुआ क्या? बाजार ठीक उल्टा चला गया। कोई मंदी नहीं आई, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने अपने इतिहास के सबसे बड़े ग्रोथ पीरियड में से एक की शुरुआत की। उनकी गलती का नतीजा इस एक नंबर में सिमट गया। उन्हें अपने सभी कर्मचारियों को जाने देना पड़ा, जब तक कि ब्रिजवाटर में सिर्फ एक शख्स नहीं बचा, और वो थे वो खुद। ये बात उनकी नाकामी की गहराई को दिखाती है। सोचिए, एक आत्मविश्वासी वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट से लेकर अपने पिता से पैसे उधार लेने तक का सफर, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। लेकिन जैसा कि उनका फॉर्मूला कहता है, इसी दर्द ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, और उसी सोच से उनकी सबसे गहरी और कीमती समझ पैदा हुई। ये उनकी सोच में आए बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाता है। वो घमंड से हटकर सीखने की विनम्रता की ओर बढ़ गए। उन्होंने खुद से ये पूछना बंद कर दिया कि मैं सही क्यों हूं, और ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या होगा अगर मैं गलत हूं। इस बड़ी नाकामी ने उन्हें इस सवाल का जवाब खोजने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे हर निवेशक हल करना चाहता है, ज्यादा रिटर्न लेकिन कम रिस्क के साथ। और उन्होंने जवाब खोज निकाला, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को फैलाना। लेकिन इसका राज है असंबद्ध निवेश खोजना, मतलब ऐसी चीजें जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी का छाते का और सनस्क्रीन का दोनों का बिजनेस हो। जब बारिश होती है तो छाते बिकते हैं, और जब धूप निकलती है तो सनस्क्रीन। दोनों में निवेश करने से रिस्क बैलेंस हो जाता है। ये चार्ट यही दिखाता है, जैसे जैसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसी चीजें जोड़ते जाते हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, आपका कुल रिस्क काफी कम हो जाता है, और वो भी बिना रिटर्न घटाए। यही तो है डाइवर्सिफिकेशन का जादू। अब अपनी इस नई समझ और सिद्धांतों के साथ डालियो ने ब्रिज वाटर को फिर से खड़ा किया, और इस बार एक पावर हाउस के रूप में। ये नए ब्रिज वाटर का सबसे जरूरी सिद्धांत था। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आइडिया किसका है, किसी बॉस का या किसी नए कर्मचारी का। अगर आइडिया बेस्ट है तो वो जीतेगा। अब इस सिस्टम को काम कराने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, रैडिकल ट्रूथ, यानी लोग सच बोलें, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। दूसरा, रैडिकल ट्रांसपेरेंसी, यानी सब कुछ खुला हो, कुछ भी छिपा ना हो। और तीसरा, थॉटफुल डिसएग्रीमेंट, यानी असहमतियों को सीखने के मौके के तौर पर देखा जाए। ये रैडिकल ट्रूथ का एक जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, कंपनी के फाउंडर को ही इतनी कड़वी और खुली आलोचना का सामना करना पड़ा। ये फीडबैक दर्दनाक जरूर था, लेकिन इसी ने उन्हें और कंपनी को बेहतर बनने के लिए मजबूर किया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कैसे डालियो के इस सफर को एक ऐसे फ्रेमवर्क में बदला जाए जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये है वो 5 स्टेप की प्रक्रिया
सुनने में सीधी लगती है, लेकिन हर कदम के लिए बहुत ईमानदारी और अनुशासन चाहिए। ये असल में अपनी गलतियों को प्रगति के इंजन में बदलने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। और यही तो इस पूरी कहानी का सेंट्रल आइडिया है। गलतियां तो होंगी ही, वो खेल का हिस्सा हैं। जरूरी बात यह है कि उन्हें स्वीकार किया जाए, उनसे सीखा जाए और हर बार थोड़ा और मजबूत होकर वापस आया जाए। और ये विश्लेषण हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हर किसी की जिंदगी में दर्दनाक गलतियां होती हैं। क्या हो अगर उन गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने के सबसे बड़े मौके के रूप में देखा जाए? शायद अगली बड़ी सफलता वहीं छिपी हो।